ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी मुस्लिम आरक्षण पर घमासान और इस पर कांग्रेस को घेरा है बीजेपी ने। कर्नाटक से खबर है, जहां कर्नाटक सरकार ने ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल विधानसभा में पेश किया है, जिसमें सरकारी ठेके में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। बीजेपी ने सरकारी टेंडर में मजहब के नाम पर एक विशेष समुदाय को आरक्षण देने का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और अदालत में इसे चुनौती भी देगी। सिद्धारमैया सरकार का दावा है कि इन संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि राज्य के मौजूदा बजट में मुस्लिम कोटा का पहले से ऐलान किया जा चुका था। सरकार का दावा है कि कर्नाटक में एससी, एसटी और ओबीसी ग्रुप के लिए टेंडर में कोटा फिक्स था। मुस्लिम समुदाय में भी आरक्षण की मांग उठी थी। इसे ओबीसी कैटेगरी 2B के तहत दिया गया है, जिसमें राज्य के 2 करोड़ रुपए तक के टेंडर में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ओबीसी कोटा के तहत पश्चिम बंगाल ने मुस्लिम समुदाय के लगभग सभी जातियों को नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन दिया था, जिसे कोलकाता हाईकोर्ट ने अवैध माना था। ममता सरकार को तब एक और झटका लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक माना था। ममता बनर्जी सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग नए सिरे से जातिगत पिछड़ेपन की समीक्षा कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक का नारा देने वाले राहुल गांधी अगर ओबीसी कोटे में मुस्लिम समुदाय के आरक्षण का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, फिर तेलंगाना में 42% ओबीसी आरक्षण का क्या फायदा है? जाति गणना की नए पैरोकार बने राहुल गांधी आज तेलंगाना आरक्षण मॉडल को उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। तेलंगाना सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने वाला बिल विधानसभा से पास कर लिया है। 2 महीने में जातिगत गणना कराकर उसे आरक्षण देकर राहुल गांधी अपना चुनावी वादा पूरा होने की गारंटी मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी के सामने मुश्किल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाए जाने के सियासी फैसले को स्वीकार कर लेगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में जो हड़बड़ी दिखाई गई है और मजहब के आधार पर आरक्षण की मनाही को जाति का चोला पहनाया गया है, क्या यह वैधानिक हो सकता है? बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या कर्नाटक सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हैं। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिम आरक्षण को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए भी खतरा बताया है। जब तक सिद्धारमैया सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी, बीजेपी अपनी लड़ाई जारी रखेगी। बड़ा सवाल यह है कि फ्री बी को पूरा करने में लगभग हांफती हुई सिद्धारमैया सरकार तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोके रखा हुआ है। फिर 2 करोड़ रुपए तक के टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण, क्या यह सियासी दांव नहीं कहा जा सकता? तो बीजेपी इस पूरे जो 4% आरक्षण है उस पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि हम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का कहना है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को कोटा देकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। आज जो कर्नाटक सरकार जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट को संशोधन लेके आ रहे हैं, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी को भी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन लेके आना, ये असंवैधानिक है, संविधान के विरोध है और अंबेडकर के विचार के विरोध है। अंबेडकर ने बड़ा स्पष्ट तरह से कहा था कि रिलीजियस रिजर्वेशन इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। फिर भी वोट बैंक के लिए ये कांग्रेस बना रही है और इसमें समाज में विभाजन होगा, अशांति होगा। इसका पूरा जिम्मेदार कांग्रेस ही है, जो वोट बैंक के लिए इतना नीचे गिर सकता है। और बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि केवल धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से अवैध है। इन द कर्नाटका बजट, Siddaramaiya government has made 2 unconstitutional announcements. One is regarding the 4% religion-based reservation for Muslims in government contracts, which is impermissible in the constitutional scheme. And second, a very divisive and a devious policy of allotting 1,000 crore rupees for a
policy called Chief Minister's Minority Colony Development Fund. Both these are against the spirit of the Constitution, have the potential to cause balkanization of India. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अशोक के.एम. गौड़ा, जो कि बीजेपी कर्नाटक स्टेट के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक के.एम. गौड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दुष्यंत नागर, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। दुष्यंत नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है विनोद सर। और आपसे विनोद जी सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या दरअसल कई बार जब सरकारें काम करती हैं तो उनको लगता है कि कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसके लिए काम किया जाए। आरक्षण की जो पूरी एक तरह से कहा जाए कि जो धरातल है उसका, वो इसी बात पे है कि जो पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। क्या आपको ये लगता है कि मुस्लिम्स को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ऐसा कर रही है, या ये सीधे तौर पर तुष्टीकरण की सियासत के अलावा इसको और कुछ नहीं देखते? निखिल, सबसे जो मुझे आपकी रिपोर्ट से बात समझ आई कि सामाजिक आर्थिक रिजर्वेशन की बात तो हम लोगों ने सुनी थी। संविधान के रूप में सोशियो इकोनॉमिक जो पिछड़ापन है उसको लेके ये आरक्षण की व्यवस्था है। उसमें जाति की बात तो बहुत कम ही कही गई है, ऐसा नहीं कि बराबर आप समझ सकते हैं जी। लेकिन ये सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को कैसे ये सरकारी ठेकेदार के रूप में मुस्लिम ठेकेदार हो गया और कैसे इसमें जातियों के ठेकेदार हो गए, ये बात समझ से परे है। कि अब आप देखिए कि कर्नाटक सरकार की ये मजबूरी ये है कि उसने इस बार के बजट का जो अनाउंसमेंट था उसमें, उस बजट में उसने ये प्रोविजन रखा कि ये इतना पैसा जो है सरकार के जो खर्चे हैं या सरकार के जो टेंडर हैं या सरकारी कामों में जो भी कुछ ये है उसमें 4% जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आरक्षित होगा। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि ये 4% जब आपने बजट में एलोकेशन में 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कही थी, तो उसके लिए संविधान के तहत तो मजहब के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होता। आपको कोई परमिट नहीं करता इस बात के लिए कि आप मजहब के आधार पर 4% आपने मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की बात कही, मुस्लिम ठेकेदारों के लिए बात कही। गौर करने की बात है जी। ये सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग नहीं हैं, ये मुस्लिम ठेकेदार के लिए, ये कम्युनिटी के ठेकेदार जो हैं उस प्रोफेशन में, उनके लिए ये आरक्षण है। तो ये जो संविधान की बात और लाल किताब की बात करते थे, उनको समझते समझते हमें ये बात को समझने की जरूरत है कि जब आप सामाजिक आर्थिक की बात करते हैं, पिछड़ेपन की बात करते हैं, उसमें अब आप एक ठेकेदार वर्ग को भी बात करते हैं कि भाई उनको भी इसमें फायदा मिलना चाहिए। तो अब ये बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब ये आपने ओबीसी के कोटे में जब मुस्लिम समुदाय के पिछड़े लोगों को आपने उसमें रखा कर्नाटक में, अब उसके जो 2B है उस ग्रुप में अगर 15 ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले जो पिछड़े जातियों के लोग हैं, आपने उनमें से 4% को लाके आगे करके मुस्लिम आरक्षण का कर दिया है। तो ये कितना संविधान सम्मत होगा, ये बात विधानसभा में ये डिस्कशन का मौजू है, वो आएगा, बाद में कोर्ट भी जाएगा। जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत में जिस तरह की राजनीति को एक शुरुआत राहुल गांधी ने की है कि आप उधर जाति गणना की बात करते हैं कि हम जाति गणना की बात करेंगे, वो एक एक्सरे डिटेक्शन आप मानते हैं, और दूसरी तरह आप उसी जातियों में जिसको एक हक मिलता है उसमें आप ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पे सारे मुस्लिम कम्युनिटी को डाल देते हैं। तो सवाल यह है कि इस सियासत का आखिर कहां तक ये सियासत आगे जाएगी, ये बात इस देश को समझने की जरूरत है। निखिल, ठीक बात है। दुष्यंत नागर जी, क्या ये इसको सीधे तौर पर समझा जाए कि जब ठेकेदारों की बात हो रही है, जैसा कि भी विनोद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कोई डिप्राइव्ड क्लास है, ठेकेदारों को अगर आरक्षण में उसमें भी आरक्षण 4% देने की बात कही जा रही है, तो सीधे समझ में आता है कि तुष्टीकरण के अलावा और कुछ है नहीं। तो तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने अब संविधान को भी धत्ता बता दिया है, 50% का कैप, उसकी भी धज्जियां उड़ाएंगे। और उसके अलावा ये 4% ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि रिलीजन के तौर पर, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता, फिर भी हम देंगे। देखिए जी, विनोद मिश्रा जी ने बड़ा तरीके से एक दुष्प्रचार देश के समक्ष प्रस्तुत किया है और कांग्रेस पार्टी को एक विलेन की तरह साबित कर दिया। जी, ये तो आरक्षण दे रहे हैं और धर्म के आधार पर दे रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। अच्छा, ओबीसी वर्ग में मुसलमान आते हैं या मुसलमान को शामिल कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया।
1991 में वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि मुसलमानों को, जो पिछड़े मुसलमान है, पसमंदा मुसलमान है, जिनके लिए मोदी जी विशेष अभियान चलाते हैं और कहते हैं कि भाई 70 साल में पसमंदा मुसलमानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं, मुझे सत्ता तो मैं पसमंदाओं का विकास करूंगा। तो भाई केंद्र में आपकी सरकार है, आप उनको ओबीसी की श्रेणी से बाहर कर दीजिए। दूसरा जो दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई अब ठेकेदारी में आ गया है। अरे भाई ये 2 करोड़ तक के जो ठेके हैं उसमें उनको प्रावधान का प्रस्ताव रखा है और मात्र 19 ऐसी उपजाति जातियां हैं मुसलमानों की जिनको दिया जा रहा है, सभी मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा। जो मुसलमान गरीब हैं, जिनकी आय कम है, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो 2 करोड़ तक का ठेका ले सकेंगे, है ना? मतलब आप जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा जस्टिफिकेशन भी सोचिए कि जो गरीब है वो 2 करोड़ तक का ठेका ले सकेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि 1991 में ही इनको जो माइनॉरिटीज हैं, जो जिन जातियों की आप बात कह रहे हैं कि उनको ओबीसी में डाला गया था, तो 2004 से 2014 तक आप क्या कर रहे थे? 2004 से 2014 तक क्या कह रहे थे? उसके पहले भी सरकारें थी, तो आपने तभी क्यों नहीं दे दिया था? मानते हैं धर्म, मुसलमान जो कुछ भाई लोग हैं, पिछड़े हैं, जो हिंदू धर्म से मुसलमान में कन्वर्ट हो गए हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं, तो उनको सहारा मिलना चाहिए। उसके लिए अलग अलग तरीके हो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए अगर आपकी ये बात मान भी लें, आपकी ये बात मान भी लें, तो देंगे कहां से? नहीं, सुन तो ले, क्योंकि ये तो अभी कोर्ट में जाएगा, ये तो भाई बीजेपी भी कह रही कोर्ट में जाएगा, लेकिन सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अरे सवाल सुन लीजिए साहब, सवाल सुन लीजिए। आप देंगे कहां से? क्या आप उसी ओबीसी में से नहीं दे रहे हैं? दे कहां से रहे हैं? गलत क्या है? नहीं, तो इसका मतलब ओबीसी का हक मान रहे हैं, ओबीसी का हक मारेंगे, ओबीसी का हक मार के मुस्लिम्स को देंगे, यही तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, किसी मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। फिर आरक्षण का कैप कहां से बढ़ा देंगे? आरक्षण का कैप बढ़ा देंगे क्या? हाँ, सुन लीजिए, जिस प्रकार से बिहार में दिया जा रहा है, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में दिया जा रहा है, वही मॉडल को अपनाया गया है। नहीं। अगर श्रेणी 2, अरे सर श्रेणी 2B के तहत अगर दिया जा रहा है, उन मुसलमानों को दिया जा रहा है जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में केंद्र द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। ये कोई राज्य सरकार ने नहीं बनाई है, ये गलत तरीके से बता रहे हैं। ये जो आप जो जिस बात को आप जलेबी की तरह घुमा के सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मैं चलिए आपकी बात का जवाब मैं अशोक केएम गौड़ा से ले लेता हूं। आपकी बात का जवाब अशोक केएम गौड़ा से ले लेता हूं। अशोक जी ये कह रहे हैं कि सारी चीजें जो है बिल्कुल संविधान सम्मत है और पसमानदा मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के का फेवर करने के लिए उनको 2 करोड़ तक के ठेके देने की तैयारी है। सर बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि कर्नाटका में ये 2B कहां से आया। पहले क्या हुआ कि जैसे सब लोगों को मालूम है, जैसे बाबा साहब ने बनाया था 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन 15, कॉन्स्टिट्यूशन 16(4) में वेरी क्लियरली लिखा गया कि रिलीजन बेस्ड एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन वेदर इट इज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया। तो उसके बाद में क्या किया गया, काका केलकर कमेटी को सेटअप किया गया। काका केलकर कमेटी में वो स्पष्ट तरीके से बोला गया कि ओबीसी में कौन कौन आता है। उस काका केलकर कमेटी में क्लियरली लिखा गया कि कोई भी मुसलमान का कम्युनिटी हो, जैसे कि पिंगारी हो, लद्दाफी हो, नडाफी हो, जो भी कम्युनिटीज है उसको ऐड नहीं किया गया। उसके बाद में क्या किया गया, बीपी मंडल कमीशन आया। तो बीपी मंडल कमीशन ने जो सूफीज्म से कन्वर्ट हुए थे कर्नाटका में इन स्पेसिफिक, जैसे कि पिंगारी हो, लद्दाफी हो और अनीफी जैसे छोटा छोटा कम्युनिटी है, उसको ऐड करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। क्योंकि देवराज अरसू ने 1972-73 में उनको बोला गया कि 14 कम्युनिटीज, उसमें 7 कम्युनिटी जो है कैटेगरी 1A में और 8 का लगभग 6 कम्युनिटी या 7 कम्युनिटी लगभग 2A में ऐड किया गया था। उसके बाद में क्या किया, वीरप्प मोइली जब चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका में, उन्होंने क्या बोला कि जो भी मुसलमान है, सुन्नी मुस्लिम हो, शिया मुस्लिम हो, हनीफी सुन्नी हो या अहमदी हो, सबको ऐड करके 2B में लाने की कोशिश किया गया पूरी तरीके से। उसको क्या किया गया, जो भी गवर्नमेंट्स आए बाद में, उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया गया। बोम्माई जी कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बने तो उनको बोला ये असंविधान है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। सेम केस क्या हुआ था तेलंगाना में, अखंड आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में।
दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन, जैसे कि सुन्नी हनीफी हो या शिया हो या बोरा हो, इन सबको देने का जो रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इलीगल है और भारत के संविधान के लिए ये खतरनाक है, ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी वजह से जो बोम्मई जी ने कर्नाटका में उसको निकालने की कोशिश किया गया। बट ये सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जब से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से क्या कर रहे हैं कि आपके वजह से है, हमने इनको वोट पड़ा था 1,61 लाख, 55 लाख वोट मुसलमान का आया था लगभग। तो बट इनको क्या है कि कोई भी कम्युनिटी इनको नहीं लगता कि उन्होंने वोट दिया, सिर्फ इनको मुस्लिमों ने वोट दिया। तो तुष्टीकरण अपीजमेंट का पॉलिटिक्स जो है कर्नाटका में उसके पीक पर है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर जो व्हीलिंग करते हैं उनको कुछ नहीं करते हैं, जो दिन में जाके मारते हैं लड़कियों को उनको कुछ नहीं करते हैं। और हमने 4-5 एपिसोड गिना सकते हैं जहां पे जो खून किया गया मुस्लिम लड़कों ने उनको कुछ नहीं किया गया, बट जो जिसका खून हुआ उन्हीं को दोष ठहरा गया। हांगल में किसी महिला का रेप हुआ, वो भी माइनॉरिटी से, वो भी मुसलमान कम्युनिटी थी, उसको सपोर्ट नहीं दिया गया कर्नाटका में। बट जो रेप करने वाले लड़के थे वो माइनॉरिटी से आते थे, उनको सपोर्ट किया गया। औरंगजेब का और टिप्पू का तलवार चलाया गया कर्नाटका में, शिवमोगा रघुवर में, उनका साथ खड़ा किया गया, सरकार ने उनका तो इस मुद्दे को लेकर अशोक जी लोगों को इच्छा समझती नहीं है सरकार, और इस सरकार को ऐसा पनिशमेंट मिलेगा सर, 1 मिनट, ऐसा पनिशमेंट मिलेगा जब चुनाव होगा, ये लोग जो है 30 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। ये हम लोगों का ये ठीक है। अशोक जी मैं ये समझना चाहता हूं आपसे एक बात, अशोक जी एक बात और समझना चाहता हूं। अभी जिस तरह से दुष्यंत नागर कह रहे हैं कि ये जो वो जातियां उनमें डाली गई हैं जो मुस्लिम्स में जो 1991 के तहत उसको डाला जा सकता था और पहले डाला गया था ओबीसी लिस्ट में, क्या वही है या ये तुष्टीकरण के लिए और जिस तरह से आपने बताया कि सुन्नी और शिया और उसमें से भी जातियों को डाला गया है? एब्सोल्युटली करेक्ट सर, आपने जो सेकंड बताया जो 2B में है, शिया सुन्नी हनीफी को डाला गया है, जो 43% है, वो पावरफुल लोग हैं कर्नाटका में और इंटायर बैंगलोर में भी उनको बिजनेसेस चलाते हैं, इतने पावरफुल है वो लोग। जैसे कि टिप्पू सुल्तान ने फोर्सफुली कन्वर्ट किया उनको, जो जमींदार थे, जो पालेगार थे, उनको कन्वर्ट किया गया था, वो सुन्नी हनीफी बने थे, उनको भी आरक्षण में 2B में लाया गया। और बोरा मुस्लिम जो है वो पावरफुल कम्युनिटी है पूरा देश में, उनको भी डाला गया 2B में। ये सागर जी को पढ़ना चाहिए 2B में क्या है, कौन सा कम्युनिटी है करके पढ़ेंगे। ठीक है एटलीस्ट ये तो मान ले कि मुस्लिम आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, महान जनता के समक्ष एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मिश्रा जी उस पर अपनी राय व्यक्त करें। मुसलमानों को आपकी केंद्र में सरकार है, आप ओबीसी वर्ग से मुसलमानों को बाहर क्यों न निकाल देते? सारी कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, आप उसको उल्टे तौर पर मत लगाइए, ओबीसी तौर पर। सुनिए विनोद जी आ रहा हूं आपके पास, विनोद जी आ रहा हूं, लेकिन सुनिए इस तरह की बात उल्टी बात मत करिए कि आप जबरदस्ती धार्मिक आधार पर उनको ओबीसी में घुसाएंगे और बाद में कहेंगे कि उनको ओबीसी से बाहर कर दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं नागर साहब, आप जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए नागर साहब, आप जवाब सुन लीजिए प्लीज, सुनिए, जवाब तो सुनिए। आप लगातार आप आते ही हम पे मुझ पे हमला कर रहे हैं, आप जवाब भी तो सुनिए। हम तो धैर्यपूर्वक आपकी सारी बातें सुन लिए थे, आप सुनिए तो लीजिए, आप सुनिए, अब आप सुन लीजिए। आप जब ये केंद्र सरकार पे सीधे आरोप लगा के आ जाते हैं तो जो आप अभी अशोक जी ने बताया, आपको एक पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सामने में रखी आपकी चीज फैक्ट के साथ, लेकिन आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। आप एजेंडा सुनिए, आज की बात बता रहा हूं, आप समझिए तो। बीच में मत बोलिए दुष्यंत जी, बीच में मत बोलिए, दुष्यंत जी बीच में मत बोलिए, आप सुन लीजिए जवाब। यही एजेंडा को मैं बता रहा हूं, आप एजेंडा चलाते हैं तो इससे पहले समझिए। आज ही कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार के अपनी एक अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। आज उसमें कपिल सिब्बल ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन में 19 से अधिक जातियां पश्चिम बंगाल में शामिल की गई थी, जो सरकारी नौकरी और शिक्षा में 90% ओबीसी रिजर्वेशन का जो हिस्सा था अकेले एक कम्युनिटी ले लेती थी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस बंगाल सरकार के इस फैसले को गलत माना। उसके अगेंस्ट में जब बंगाल सरकार, ममता सरकार पश्चिम बंगाल की
सुप्रीम कोर्ट आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर मजहब के आधार पर नहीं हो सकता। अब आपकी कपिल सिब्बल सुनिए लीजिए प्लीज, आपके मानने से क्या बड़ी होता देर है? से आपने भाषण संविधान किया कह रहा है। है, तो सुप्रीम कपिल कोर्ट कह रहा सिब्बल ने आज जो ममता सरकार की वहां पे अपना एक एफिडेविट दिया है, उसमें बताया है कि राज्य के जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो पिछड़ा वर्ग आयोग अब नए सिरे से आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन की बात समीक्षा कर रही है, नए सिरे से। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी कि भाई ये मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील कह रहे हैं कि हम नए सिरे से कर रहे हैं। तो जो बात आप कर्नाटक में कर रहे हैं, ये बात आप सरासर ओबीसी समाज के आंख में धूल झोंक रहे हैं। और आप धूल झोंकने के बजाय सीधे आते हैं कि मोदी सरकार ओबीसी रिजर्वेशन में से मुसलमानों को खत्म क्यों नहीं कर देती। क्या आप बेतुकी बात कर रहे हैं? सिंपल सी बात यह है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। जिस ओबीसी रिजर्वेशन की बात करके जातीय आरक्षण की गणना की बात करते हैं, और आप तेलंगाना में कहते हैं हमने ओबीसी को 42% आरक्षण दे दिया, और चुपके से उसमें 20 कम्युनिटी को घुसा देते हैं। आप बेईमानी कर रहे हैं, और यह बेईमानी को कर्नाटक ने आपको एक्सपोज किया है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने आपको एक तरह से घेर लिया है, और इसका आपके पास कोई जवाब नहीं। दुष्यंत नगर, शायद आपको सारी स्थिति आप समझ गए। मिश्रा जी, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुजरात के मॉडल को आदर्श मॉडल मानते हैं। मैं समझता हूं आप भी आदर्श मॉडल मानते हो। अब गुजरात पहुंच गए आप। वहां पर इनको पहुंचने दीजिए, ये जहां पहुंचेंगे इनको पहुंचने दीजिए। बताइए, ओबीसी वर्ग में 60 से अधिक ऐसे वर्ग उपवर्ग हैं जो मुसलमानों से आते हैं, वो ओबीसी के तहत आरक्षण ले रहे हैं। वहां आप बात क्यों नहीं करते? भाई साहब, कोई शिया सुन्नी, सुनिए, कोई शिया सुन्नी बाद में घुसाया नहीं गया है। जैसा सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी डिबेट में एक बात सुन तो लीजिए। दुष्यंत नगर जी, दुष्यंत नगर जी बरगलाइए मत, दुष्यंत नगर जी बरगलाइए मत, पूरी बात ध्यान से सुनिए। किसी पे सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, पॉइंट तो सुन लीजिए, पॉइंट तो सुन लीजिए, पॉइंट सुन लीजिए, पॉइंट सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी अशोक जी ने बताया है कि भाई साहब कौन कौन उस लिस्ट में थे, और किस किस को शिया सुन्नी समेत आपने वोहरा किसको किसको उसमें आपने घुसाया है, और किस किस को घुसा के आप उसमें देना चाहते हैं। बताते हैं कि कह रहे हैं ओबीसी को देंगे मुस्लिम्स को, ठीक है, तो इसमें तय कर लीजिए। सीधे तौर पर आप कह नहीं पा रहे हैं कि ओबीसी का काट के हम मुस्लिम्स को दे रहे हैं। वही तो बता रहे हैं कि देखिए, आप गोल घुमाने से इस देश की पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप जैसा घुमाते रहेंगे वैसा वो समझते रहेंगे। शिया सुन्नी और वोहरा, शिया सुन्नी, भाई अशोक जी ने भी साफ तौर पर बताया। आप विरोध करते हो तो बताइए। अच्छा बताइए, अच्छा एक मिनट आप सुनिए कि बोमई सरकार जब आई बीजेपी की, तो उसने आते ही कर्नाटक में 4% का जो मुस्लिम रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया, और जो उसके एक्चुअल हकदार थे, ओबीसी के जो हकदार थे वहां पे, उसके कम्युनिटी में वो 4% का आरक्षण दे दिया। आप उसके बदले में जो विधानसभा से एक कानून बना के बीजेपी ने की थी, ठीक है, उसको घेरने के लिए आपने ये इतरा लिया है अशोक कि जी, आप उसको चाहते हैं कि 4% आरक्षण जो है आप उसको अब मुस्लिम ठेकेदारों के नाम पे आ गए। उसके आपके राज्य का जो बजट है, उस बजट में आपने अलग से लोकेशन कर दिया। विनोद जी, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इसको गंभीरता से समझिए, स्थिति को आप पढ़िए, वो समझ रहे हैं। देखिए, सीधे एजेंडा लेके आ जाएंगे तो बात दुष्यंत जी भी समझ रहे हैं, मन भावे मूड हिलावे, वो सारी बातें जान रहे हैं। मैं अशोक जी से, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अशोक जी। मैं समय नहीं रह गया अशोक जी, बहुत शॉर्ट में मैं चाह रहा हूं आपकी आगे रणनीति क्या होगी। हम लोग क्या है कि सदन में इसका फाइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नीचे सदन में, ऊपर का सदन में हमारा पास नंबर है। कर्नाटका में नीचे का सदन भी है, ऊपर का सदन भी है, और उधर हराने के लिए कोशिश करेंगे। फिर भी क्या होगा कि फिर से नीचे सदन में वो बिल आएगा और पास कर लिया जाएगा। बट हम लोग इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और कितना असंवैधानिक है ये इसको कोर्ट को समझाएंगे। और हमें यकीन है कि जैसे कि अखंड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में कैसे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, ऐसे ही कर्नाटका का ये जो रिजर्वेशन है, इंक्लूडिंग केआईडीबी साइट अलॉटमेंट और बीडीए का साइट अलॉटमेंट, ये सबको चैलेंज करेंगे। और जो भी रिलीजियस बेस्ड बयास जो कर रही है कांग्रेस सरकार, इसका खिलाफ हमारा लड़ाई नीचे तक रहेगा, और लोगों को समझाएंगे कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जो है ये तुष्टीकरण पॉलिटिक्स करती है। लोगों की शव भी इनके लिए ठीक है,
फिर भी इनको किसी एक ही कम्युनिटी को बचाना है जो इनको वोट डालेंगे, वो एक मुसलमान कम्युनिटी है। बट हमारे लोगों को भी समझना चाहिए, अभी अगर ये इकट्ठा हो सकते हैं, हमारे लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं, और इनको ऑलरेडी इनको पार्लियामेंट में 3 बार हराया गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक अशोक जी, ठीक अशोक जी, आपका पॉइंट आ गया जी। अशोक जी में अंतर है। अशोक जी, आपका पॉइंट आ गया। और दुष्यंत जी, आपने भी काफी अच्छी कोशिश की, लेकिन उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पॉइंट फिर भी अपना प्रूव कर नहीं पाए, क्योंकि उस पॉइंट में शायद दम नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको खूब अवसर दिया दुष्यंत जी। आप इधर उधर की बात करते रहे दुष्यंत जी। बहुत 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 शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिर अगली डिबेट में आपके साथ फिर मिलेंगे, आपको जोड़ेंगे। अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका, और विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे।